नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों की वजह से एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस तैनात है। यहां ये महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने बुलाई है और किसान अपनी मांगों के साथ एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी में है। इस किसान महापंचायत को देखते हुए सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर सोमवार को कड़ी सुरक्षा की गई है। इस कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कों पे गाड़ियों का लंबा काफिला है। एसकेएम ने मीडिया को एक स्पष्टीकरण जारी करके ये साफ किया है कि आज सोमवार को जंतर मंतर पर जो किसान महापंचायत बुलाई गई है या जो विरोध है वो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान नहीं है, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इससे अलग कर लिया है। ये आह्वान 2020-21 के किसानों के विरोध के दौरान एसकेएम का हिस्सा रही कुछ किसान यूनियनों की तरफ से किया गया है। बीकेयू एकता सिद्धपुर के जगजीत सिंह दलेवाल इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि बाकी किसान संघ और नेता इसका हिस्सा नहीं है। जो किसान आज विरोध के लिए पहुंचे हैं या जो महापंचायत कर रहे हैं, उनकी मांगें ये हैं। उनकी मांगें हैं कि एमएसपी पर कानून बने और लागू हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ मिले, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए, किसान आंदोलन में गिरफ्तार किसान छोड़े जाएं, किसानों पर चल रहे केस खत्म हो और अग्निवीर योजना खत्म की जाए। तो ये तमाम मांगे इन किसानों की हैं और इसलिए कुछ अहम सवाल भी उठते हैं। ये मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं जो वादे उनसे किए गए थे, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 की ये तैयारी हो रही है? क्या दिल्ली से लगी हुई सीमा पर बढ़ेगा जमावड़ा? क्या एमएसपी पर कानून बनाने को सरकार राजी होगी? क्या अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की मांग मानी जाएगी? तो सबसे पहले हमारे साथ दर्शन पाल जी मौजूद हैं और दर्शन पाल जी एक अहम किसान नेता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। दर्शन पाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आंदोलन है, क्या ये उस तरह का आंदोलन है या हो पाएगा जैसा कि पहले हुआ था, जो इतना लंबा चला, जिसमें आपकी मांगें आप लोगों की थी, सब साथ थे? इस वाले ये जो आंदोलन की अभी शुरुआत हुई है या महापंचायत है, कौन लोग हैं इस आंदोलन का हिस्सा और इस समय इसके कारण क्या हैं? नगमा, ये जो प्रोग्राम है ना, एक्चुअली ये प्रोग्राम तो है एक किसान संगठन जो एसकेएम से अलग हुए थे कुछ संगठन, उनका आज प्रोग्राम था। हम तो परसों लखीमपुर खीरी एक बड़ा प्रोग्राम 20-25 हजार का अजय मिश्र टैनी की बर्खास्त के लिए करके आए थे, लेकिन कुछ संगठनों ने, जिसमें कोई शिव कुमार कक्का जी और डल्लेवाल जी, वो लोगों ने आज 22 का कॉल दिया था दिल्ली में आने का। वो लोग आए हैं, उन्होंने भी वही इश्यूज रखे हैं जो हमारे पेंडिंग एसकेएम के इशू थे जब हम 11 दिसंबर को उठ के गए थे। वही एमएसपी का इशू, केसेस वापस करने का इशू, 2022 बिजली बिल वापस लेने का और अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करने का, ये इशू उन्होंने रखे हैं। और आज वो लोग आए हैं। ये हमारा कॉल नहीं, हमारी मीटिंग 6 तारीख को है। 6 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होगी, उसमें हम बड़ा प्रोग्राम जो है इन मुद्दों के ऊपर फैसला करेंगे उसके लिए। जी, आप लोगों की कई मांगे थी, जो लंबा आंदोलन चला उस दौरान बहुत सारी मांगे थी जिसके लेकर इतने सारे लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसको पूरा करने का वादा था। क्या वादे पूरे हुए? कौन से वादे पूरे हुए? कहां कहां कमी रह गई है? नहीं, उसका जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी के इशू के ऊपर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें बोला कि आप 3 मेंबर कमेटी में दो। हमने इनको बोला कि उस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताइए, इन्होंने नहीं बताया। फिर हमने चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को, तो उन्होंने हमें कोई जवाब ना देके एक कमेटी का अनाउंसमेंट किया और 3 मेंबर्स के लिए जगह रखी एमएसपी उस कमेटी के लिए। हालांकि वो कमेटी एमएसपी की नहीं, वो कमेटी है नेचुरल फार्मिंग की, जीरो बजट खेती की और साथ डाइवर्सिफिकेशन की और एमएसपी की। एमएसपी के बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो 2 उन्होंने दी हैं, 3, उसमें भी कोई लीगल कानून बनाने के लिए एमएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है।
बस इतना ही है कि एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और मंडी को कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए। और हमारा ये मानना है कि इस कमेटी के जरिए वो दो कानून जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और एपीएमसी बाईपास एक्ट जो है, उसको इनडायरेक्टली इस कमेटी के जरिए लेके आना चाहते हैं। हमने तो उस कमेटी में आने से इनकार कर दिया था एसकेएम में अपनी मीटिंग में बकायदा फाइनल करके। जहां तक बिजली बिल 2020 का है, वो पावर बिल 2022 है, वो इन्होंने पार्लियामेंट में रखा था, लेकिन फिर इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। लेकिन उसके विरोध में हमने पूरे देश में कॉल दिया, प्रतियां जलाई कानून बिल की और विरोध किया पूरे देश में। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनकी यूनियनों ने भी विरोध किया। तो ये आंदोलन जो है, क्या ये हम कह सकते हैं कि एक बार दोबारा से शुरुआत हो रही है कि आंदोलन पार्ट 2 की, और जैसे पिछला आंदोलन एक लंबा चला था, क्या ये लंबा चलेगा? सीमाओं पर क्या फिर किसान बैठेंगे? और इस समय जो ये आंदोलन है इसमें कुछ संगठन शामिल है, पर एसकेएम ने इससे खुद को अलग रखा है, तो इसमें सब अब अलग अलग हैं। ऐसे में एक बिखरा हुआ सा संगठन लगता है ये। नहीं, अलग अलग नहीं बने हैं। मैं ये फिर कहता हूं कि पंजाब के कुछ संगठन, उन्होंने अपना अलग से एक एसकेएम गैर राजनीतिक बोलकर वो कर रहे हैं। उन्होंने जब पंजाब में कुछ संगठनों ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उसको लेकर उन्होंने विरोध प्रगटाया और वो अलग हो गए एसकेएम से, और वो संगठनों ने 22 का कॉल दिया था। ऑलरेडी हमने तो, नगमा जी आपको याद होगा, हमने 15 दिन का एमएसपी और दूसरे मुद्दों को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन किया 15 दिन के लिए। 31 को फिर रोड ब्लॉक और रेलवे ब्लॉक किया था, और फिर अभी अजय मिश्र टहनी की बर्खास्तगी के लिए कम से कम 25 से 30 हजार लोग थे लखीमपुर खीरी में। और अभी हमने जो सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, इसको और तीव्र करने के लिए 6 तारीख को मीटिंग पूरे देश के किसान संगठनों का बुला रखा है। ये जो आज कुछ साथी आए हैं, ये भी किसान हैं, लेकिन ये पंजाब के डल्लेवाल संगठन है और एक दो और संगठन है। कोई ज्यादा संख्या में मुझे लगता है 5,000, 4-5 हजार के लोग करीब हैं। पूरे देश के बाकी संगठन जो हैं, वे 6 तारीख को सेकंड राउंड जो शुरू हो चुका है, उसको और बड़ा बनाने के लिए 6 तारीख को फैसला होगा इसका। जी, धन्यवाद आपका दर्शनपाल जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो किसान आंदोलन एक दफ़ा फिर से इस वक्त खबरों में है, क्योंकि कुछ किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ संगठन हैं ये जो पहले एसकेएम के साथ शामिल थे, और अब ये इन्होंने अपने को संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नाम से एक और यहाँ पे जनपद पे धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत जो है वो की है। हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए बाकी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता सावित मलिक हैं, शांत प्रकाश जाटव हैं जो बीजेपी नेता हैं, और हेमंत अत्री हैं वरिष्ठ पत्रकार। सावित मलिक किसान नेता हमारे साथ जुटे। आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस समय ये जो मांगे हैं, आप लोगों की मांगे पहले भी रही किसानों की, और उनमें से ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मांगे पूरी नहीं हुई हैं। जो इस समय प्रमुख मांगे, उनमें से एक ये लगता है कि बर्खास्तगी की मांग है केंद्रीय मंत्री की। तो क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या सभी लोग इस मांग में शामिल हैं? जो कई संगठन भी अलग अलग अब इतने दिनों में तो बन गए हैं किसानों के, क्या सब लोग एकजुट हैं इस मांग को लेकर? मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जब पिछली बार ये आंदोलन शुरू हुआ तो ये किसानों का आंदोलन था, और जितने भी नेता बाद में आए ये सब उस वक्त अपने घरों में बैठे थे, या तो इनको पुलिस ने कब्जे में किया हुआ था, नजरबंद करा हुआ था, या ये कहीं और थे। आम लोग, आम किसान सड़कों पे आए, उन्होंने बैरियर तोड़े, उन्होंने गड्ढे जो खोदे गए थे उनको फांदा, पानी की बौछारें और पुलिस के डंडे सहकर वो बॉर्डर तक पहुंचे। बॉर्डर तक पहुंचने के बाद में ये किसानों का आंदोलन था। ये बार बार कहा गया कि इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, संयुक्त आंदोलन है। जी जी। इसके बाद में अभी कुछ दिन पहले 60 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अलग अपना संयुक्त मोर्चा बनाया। उन्होंने कहा जो लोग राजनीति में गए हैं या राजनीति वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको उनके साथ नहीं रहना है। तो ये आज जो था, ये 60 संगठन इसमें शामिल हैं,
और ये किसान की लड़ाई की बात कर रहे हैं, और जो और लोग हैं वो भी किसान की लड़ाई की बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले लखीमपुर में करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान संगठन अलग हो गए हैं, काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। राजनीति को लेकर थोड़ा मतभेद हुआ है, लेकिन फिर हो जाएगा। लेकिन सरकार अगर ये सोच रही थी कि किसान आंदोलन को हमने झूठ बोल के खत्म करा दिया, इनको धोखा देके घर भेज दिया। लगता है कि सरकार ने झूठ बोला और मांगे कोई पूरी नहीं की गई हैं? सरकार ने झूठ बोला है, सरकार ने किसान को ठगने का काम किया है, और किसान से जितने वादे किए थे उनको सारों को तोड़ने का काम किया है। जिस दिन गए कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। इस समय प्रमुख मांग क्या है? एक तो एमएसपी को लेकर मांग है, अब उसमें एक मांग जुड़ी है इस बीच में, क्योंकि ये वारदात हुई उसके बाद अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली मांग एमएसपी की है, दूसरी मांग जो किसान शहीद है उनके मुआवजे की है, सारे मुकदमे वापसी की मांग है, बिजली अधिनियम जो ये कहते थे वापस ले लिया वो फिर ला रहे हैं। उसमें पूरे देश का स्ट्रक्चर जो 75 सालों में हमने खड़ा किया है वो प्राइवेट कंपनियों को फ्री में देने का काम ये करने जा रहे हैं, उसका विरोध है। उसमें बहुत सारा महंगा उपभोक्ता को बिजली लेनी पड़ेगी। आपने देखा होगा भी कहा है जो बिजली बनाएंगे मिनिमम 16% ग्रोथ के साथ उसको बेचेंगे, मैक्सिमम कितना भी बेच सकते हैं। तो जितने भी वादे किए थे, अजय मिश्रा टेनी का हो, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का हो, या हमारा जो है तो एक तरह से तमाम वादे करके किसानों से सरकार ने ये आंदोलन खत्म करवाया, जो कि बहुत लंबा चला था। और अब इतना समय गुजर गया है, इस बीच इस पर से ध्यान हट गया, इसलिए किसान एक बार फिर से मजबूर हैं आंदोलन के लिए, सड़कों पर निकलने के लिए और बॉर्डर पर आने के लिए। शांत प्रकाश जाटव, इसका क्या समाधान है? किसान एक बार फिर से बॉर्डर पर किसान हैं, तो आपको कोई समाधान इसका नजर आता है? लंबा खिंचा था पिछली बार, बहुत सारे वादे हुए थे, पर ये वादे जो हैं समय सीमा के तहत कोई किए नहीं गए, क्योंकि वादों की कोई अगर समय सीमा ना हो तो फिर उनका मतलब नहीं रह जाता। और सब किसान नेता ये कह रहे हैं कि इस बीच में कुछ भी हुआ नहीं है, ना एमएसपी के मुद्दे पे हुआ है, ना कर्ज माफी के मुद्दे पर हुआ है, किसान आंदोलन में जो किसान नेता शामिल थे उनकी माफी को लेकर नहीं, और केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग इसमें जुट गई है। तो धोखा एक तरह से दिया है सरकार ने किसानों को। नगमा जी, हम किसान के मुद्दे पर जिस वक्त में यह आंदोलन चल रहा था कई दफा डिबेट पर रहे, और उसमें हमें अच्छी तरह ध्यान में है कि तीनों बिल वापस लेने की बात को शुरू करके किसान आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने काफी कोशिश की कि ये लोग मान जाएं, क्योंकि उससे तमाम किसानों का लाभ होने वाला था, मगर ये लोग नहीं माने। और सबसे ज्यादा उसमें वो लोग थे जो राजनीतिक लाभ के लिए उस आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उन्होंने पूरा बंधक बना करके पूरे देश को रखा। तीनों मांगे, जो तीनों बिल जो थे वो सरकार ने वापस लिए। उसके बाद इन्होंने शुरू की बात एमएसपी की। एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की बात हुई, सरकार ने वो कमेटी बनाई, मगर इन्होंने विरोध करना था उसमें कमेटी को भी, इन्होंने इनके पसंद के लोग उसमें नहीं थे, इस वजह से इन्होंने उसका भी बहिष्कार किया, मगर सरकार ने वो कमेटी बना दी। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने दूसरी तरीके की फिर मांगे, भाई जिन लोगों ने गलत तरीके से आंदोलन में गलत जो कुछ किया वो सब न्यायपालिका उस पर निर्णय लेगी। न्यायपालिका को, कोर्ट को अधिकार है, उन किसानों को उसी हिसाब से छोड़ा जाएगा जिस तरीके से वो न्यायपालिका का काम है, वो उस पर काम कर रही है। और जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी जी की बात है, तो उनका बेटा जो है वो जेल में है। अब बर्खास्त करना ये कोई जायज, ये कानून, ये मांग है क्या? मतलब आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ है, हर तरीके से, हर संभव उनके पक्ष में जो भी कुछ बेस्ट से बेस्ट किया जा सकता है उसको करने के लिए सरकार तैयार भी है, और उसने अपनी मंशा जाहिर भी की है, और उसको जैसा जैसा जरूरत पड़ी। पर इतना समय बीत चुका है तो किसान दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। तो ये नहीं लगता कि जो वादे किए गए थे उसमें से कोई समाधान तो निकला नहीं? एक लंबा मामला खिंचा, उसके बाद उन्हें वहां पर से तमाम तरह के वादे करके आंदोलन को खत्म करवाया गया, लेकिन एक बार फिर आज क्यों किसान सड़कों पे हैं? आपको क्या लगता है हेमंत अत्री जी? देखिए नगमा जी, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, शुरू से ही किसानों और सरकार के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में विश्वास की कमी है,
और जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब ये साबित भी हो गया है कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, जब तीनों किसान बिल वापस लिए गए, क्या सरकार ने उसके बाद आज तक किसानों से कोई बातचीत की है? क्या मांगे कैसे पूरी होंगी? आप कमेटी में नाम मांग रहे हैं और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? आप कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार किसानों को फॉर ग्रांटेड मान के चल रही है। और जो मौजूदा हालात हैं, अगर आप पिछले हफ्ते का आंदोलन देखेंगे जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, हम कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पार्ट 2, ये उससे कहीं आगे की बात है नगमा जी। वहां पर अब जबकि हम बात कर रहे हैं कि सारे किसान जो आंदोलन है सारे छिन्न भिन्न हो गए हैं किसान संगठन, अगर आप लखीमपुर खीरी के आंदोलन को देखिए 72 घंटे के, वहां पर 20,000 से ज्यादा आदमी थे, उनमें से 15,000 से ज्यादा अकेले पंजाब के थे, 3,000 के आसपास हरियाणा से थे, बाकी आने जाने वाले यूपी के थे। तो ऐसे हालात में जो सरकार जिस तरीके का मिसएडवेंचर प्लान कर रही है, ये सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जितना किसान संगठन है ये दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में है। और पिछली बार जो सरकार की किरकिरी हुई थी, जो उन्होंने किसान बिल लागू किए, 3 कृषि बिल बिना किसानों से बात किए, और फिर उनको वापस भी लिया बिना किसानों से बात किए, एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो सरकार एक बात भूल रही है कि किस हालात में उसने वो किसान बिल वापस लिए थे। तो सरकार कहीं ना कहीं उनको हल्के से ले रही है, उनकी पेशेंस को टेस्ट कर रही है। ना तो ये सरकार के लिए अच्छा है, ना ये देश के लिए अच्छा है, ना ये किसानों के लिए अच्छा है, और ना आम आदमी के लिए अच्छा है। क्योंकि फिर उसी तरीके की दिल्ली की घेराबंदी आज आपने देखी होगी सभी बॉर्डर्स के ऊपर, आम आदमी को कितनी असुविधा हुई। नगमा जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस देश का किसान जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के एक दिन के लिए धरने प्रदर्शन पर नहीं आ सकता? सरकार को आपत्ति क्या है उस पर? सारे बॉर्डर्स जाम करवा दिए सरकार ने, सुबह से लोग परेशान है वहां पर, और सरकार उनको जंतर मंतर पे नहीं आना देना चाहिए। ये किस तरह की लोक कल्याणकारी सरकार है नगमा जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये बात। उनको आने दीजिए। आपको दिक्कत है, आप आंदोलन से पहले उनको बुला करके बात कीजिए। कहां दिक्कत है? वो अपने ही लोग। तो शांत प्रकाश जाटव, इसमें एक अजीब बात है कि ना उनसे बातचीत होती है, ना आंदोलन करने दिया जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन करना एक दिन का सबका अधिकार है, लेकिन सड़कों पर जिस तरह बॉर्डर पे पुलिस बल तैनात रहे, उनको आने से रोका जा रहा है लगातार, तो आंदोलन करने की इजाजत नहीं, इसका क्या तर्क है? देखिए, पिछला जो घटनाक्रम पिछले 1 वर्ष तक जो दिल्ली के बॉर्डरों को बंधक बना के रखा, इसलिए लग रहा है कि एहतियात किया जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है, एहतियात तो रखना ही पड़ेगा। आप लोग क्या पता दोबारा इसको बंधक बना लें। और ये इस तरीके की जो प्रैक्टिस जो है ये ठीक नहीं है। अच्छा है, आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन किए जाने चाहिए, किए भी जाते हैं। अब जो हेमंत अत्री जी भी सवाल उठा रहे थे कि साफ दिखता है कि सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। एक लंबे समय तक किसान धरना प्रदर्शन करते रहे मांगों को लेकर, तो कोई समाधान क्या निकला इसका? बातचीत हुई थी, किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, क्या समाधान निकाला सरकार ने? वो उन्हीं मांगों के साथ उसी तरह से वापस सड़कों पर आ रहे हैं। शांत प्रकाश जी, हाँ, जो इन्होंने मांग की थी, सरकार ने वो तीनों बिल वापस ले लिए थे, और एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही थी, उस पर वो कमेटी बना भी दी गई। अब मालूम नहीं कि इनको क्यों दोबारा इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरकार इनके पक्ष में नहीं है, ये सरकार किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती। सरकार किसानों को बेहतर से बेहतर जो है सुविधा देने के लिए संकल्परत है, और वो हर हालत में उनको देगी। मगर मांग जो है, अभी जैसे लखीमपुर में मांग रखी कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनको बर्खास्त किया जाए। अरे आप न्यायपालिका का भी तो सम्मान करें, आप वेट तो करें कि क्या हो रहा है। उस जांच के बाद, उसके न्यायपालिका के उसके बाद में आप निर्णय लें। बर्खास्त करना ये क्या किसानों की मांग हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। ये तो सीधी राजनीतिक मांग है। साबित मलिक, क्या किसानों की मांग ये नहीं होनी चाहिए? आप लोगों को न्यायपालिका का इंतजार करना चाहिए फैसले का। उसमें एक मांग ये है कि अजय मिश्रा टेरी की बर्खास्त की, ये आप किसानों की मांग, किसानों को इससे क्या लेना देना, ये सवाल उठा रहे हैं शांत प्रकाश जाटव। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये वादा किसने किया था कि हम मुआवजा देंगे किसानों को? ये वादा किसने किया था कि हम जो है जो किसान
नहीं, वो दूसरी मांगे हैं। एक ये जो मंत्री की बर्खास्तगी की मांग है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मंत्री की बर्खास्तगी के लिए, मंत्री की बर्खास्तगी की मांग इसलिए है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि साजिशन था और उनके खिलाफ 120 का मुकदमा है। पहले दिन से सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, तथ्य छिपाकर उनके बेटे की बेल कराने का काम इन लोगों ने किया। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर दोबारा जेल भेजा उनको। अरे हम तो वो कह रहे हैं जो इन्होंने हमसे वादे किए हैं, ये तो न्यायपालिका का सम्मान करें ना, न्यायपालिका का वेट तो करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को सुना, सम्मान करते हो तो उस पर वेट तो करें। यह आदेश दिया है 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। आपकी निकम्मी सरकार नहीं करा पा रही है। आप किसकी मानते हो? एक छोटा सा मिल मालिक प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता। आप किस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कोई बकाया नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई बकाया नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे मिल आपकी जो मांग है गन्ने का भुगतान पूरा 100% जो है गन्ने का भुगतान किया गया है। बात जो है अभी हम अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कर रहे हैं। आप अजय मिश्रा टेनी जो है प्रदेश में बकाया है अभी, आप मुझे ये बताएं। अभी आप लोग झूठ बोलते हो, मिल जाएगा, जनता को धोखा देने का काम करते हो। वो मिल जाएगा, वो क्या मारा गया है ऐसा नहीं है, वो मिल जाएगा। उसके नाम पर अराजक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा मिल वाला पर अराजक आंदोलन अभी तक गन्ने के दाम के ऊपर तो आपने बात कही नहीं थी। अब जो डिबेट में जो है, जब आप बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं तो गन्ने की मांग कर रहे हैं, गन्ने के भुगतान की मांग कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहिए। पर शांतप्रकाश जाटव, एक समय सीमा के तहत बहुत सारी मांगों को पूरा करने की बात हुई थी, उनका क्या हुआ? हेमंत अत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा गया था कि एमएसपी पे जो कमेटी बनेगी उसमें किसान रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और दूसरी बात कि एक डेडलाइन, एक समय सीमा दी गई थी तमाम चीजों की। तो नियत क्या लगती है अब कि ये मुद्दा वहीं का वहीं है? एमएसपी वाला जो है, तमाम अब गन्ने के दाम को आप देख लीजिए, या आप जो किसान आंदोलन में शामिल हुए थे उनको इंसाफ या उनको रिहाई उनकी जो थी, उसके लिए भी एक समय सीमा थी। तो ये एक दोबारा से उसी स्थिति में इस वक्त तमाम चीजें नजर आ रही हैं। क्या उम्मीद लगती है आपको इस बार? नगमा जी, सरकार जानबूझ करके किसानों की पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी जो हमारे शांति प्रकाश जी बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने एक बात कही अभी शो के ऊपर लाइव कि साहब यूपी के अंदर किसानों की तरफ कोई बकाया नहीं है। जैसे ही किसान नेता ने कहा कि 5200 करोड़ रुपए बकाया, इन्होंने कहा कि भुगतान कर देंगे। हाँ। अरे ये इस देश का ये इस देश में बहस होगी क्या? आप सरेआम ये तो खरीद फरोख्त चलती रहती है, गुमराह खरीदा भी जाएगा, उसका भुगतान भी किया जाएगा, उसके लिए आंदोलन भी होते हैं। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। क्या पैसा वो मान लिया गया? ये कितना समय से वो रुका हुआ है? जो इन्होंने बात कही है, कोई बकाया समय से रुका हुआ वो पैसा, ऐसा नहीं है। छोड़ दीजिए आप, ये लोग वहां पे आंदोलन देश को गुमराह करना गन्ने के भुगतान के लिए नहीं कर रहे। ये पंजाब से जो आंदोलनकारी जो आए हुए हैं वो गन्ने के भुगतान के लिए नहीं आए हुए। आप बात को कहीं आंदोलनकारी किस लिए आए हुए? शांत प्रकाश जी, एक एक करके बात कर ले। एक मिनट हेमंत अत्री जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। हेमंत अत्री जी, एक मिनट रुक जाइएगा। शांत प्रकाश जाटव, आप क्या कह रहे हैं? ये जो किसान है ये किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? ये अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ आए हैं, गन्ने के भुगतान के लिए नहीं आए। वो अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कराने के लिए आए हुए हैं। वहां पर 72 घंटे के लिए जो बैठे, इन्होंने एक मरतबा भी गन्ने की बात नहीं करी। हाँ। कहीं पर इनका, और आप कह रहे हैं कि इनको अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की बात नहीं करनी चाहिए। भुगतान की बात करनी है तो लखीमपुर में क्यों, आप लखनऊ में जाकर के करें। तो लखीमपुर के मामले में इनको आप कह रहे हैं कि आंदोलन या प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, लखीमपुर में आंदोलन कहीं भी करें, मगर लखीमपुर में आंदोलन करने के पीछे इनकी मंशा केवल वो अजय मिश्रा टेनी जी के नाम पर राजनीति करने की है। नाम इनका राजनीतिक दल जरूर है, मगर ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब से 20,000 लोग वहां आकर के गन्ने के भुगतान के लिए नहीं पहुंचे हैं, अराजकता पैदा कराने के लिए, चुनाव की दृष्टि को देखते हुए। आपका जवाब साबित मलिक, अराजनैतिक आपका नाम है, लेकिन आप राजनीति के लिए जमा हुए हैं। अजय मिश्रा टेनी की एक सेकंड आपकी बात सुन ली हमने शांत प्रकाश जी। शांत प्रकाश जी, आपकी बात सुन ली। 1 मिनट के लिए रुकने के लिए आपसे अपील कर रही हूँ। साबित मलिक, अराजनैतिक नाम है आपके संगठन का, पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं।
इसलिए आप लोग जुटे हैं क्योंकि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की बात है, बात जो है वो गन्ने के मूल्य की भी नहीं है। तो आप एक राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं और राजनीति खड़ी कर रहे हैं, अराजक आंदोलन पैदा करने की कोशिश, ऐसा आरोप है बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव का। अगर देश का अनाज बचाने के लिए राजनीति हो रही है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अगर इस जमीन को बचाने के लिए राजनीति हो रही है तो हम कर रहे हैं। ये लोग किस लिए राजनीति कर रहे हैं? देश को गुलाम करने के लिए, देश की सारी संपत्ति बेचने के लिए? अरे राजनीति, अगर हम देश को बचा रहे हैं, नहीं, उनका कहना है कि आप सिर्फ केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी के लिए कर रहे हैं राजनीति और आपको न्यायपालिका का इंतजार करना चाहिए फैसले का। कमेटी बना दी गई है, अरे न्यायपालिका की हमने बताइए, न्यायपालिका का बोलो कहां कराते हैं? मांग कर रही है बताएं। एक 200 करोड़ रुपए का चीनी मिल इनकी बात नहीं मानता, प्रधानमंत्री झूठा हो जाता है, गृह मंत्री झूठा हो जाता है, मुख्यमंत्री ये बात क्या आपने एजेंडे में लिखी? ये आपके एजेंडे में है क्या? हम जहां जाएंगे अपनी सारी बातें करेंगे। आपने एमएसपी की कमेटी बनाई, एमएसपी की कमेटी में आपने लिखा कि एक एमएसपी बनाएगी, आपने लिखा एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए। अब आप किस बात पर क्या मांग है आपकी? आपको खुद नहीं मालूम। आपने कहा था कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनी एमएसपी पे। आपके मांग क्या है प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई है और उस आदमी को उसका अध्यक्ष बनाया है। शांत प्रकाश जी का कहना है कि आपकी जो मांगे हैं वो किसानों की मांगे है ही नहीं और कुल मिला के राजनीतिक मांगे हैं और अराजक आंदोलन है। आपका कहना है कि आप जो है उस पूरे आप क्रॉप्स, आप अन्न अनाज को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आप अपनी बातें लेकर जाएंगे, लेकिन अब जो दिख रहा है वो ये कि एक बार फिर से वही ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी एक दूसरे पर जो पहले थी सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हुआ है और कई सारे गुट भी अलग अलग हो गए हैं। हेमंत अत्री जी, आपको लग रहा है कि उसी मजबूती से तमाम संगठन इकट्ठे आकर आंदोलन कर पाएंगे अपनी मांगों को लेकर? क्योंकि इस बीच में एक अराजनैतिक दल अलग बन गया है, कुछ और दल इधर उधर छोटे छोटे भी निकल गए हैं, कुछ यहाँ पे राजनीति भी शामिल हो गई है। तो किसानों के बीच वो एकता या जो उनका एक कॉमन एजेंडा है, क्या वो उस मजबूती से सामने आ पाएगा किसान आंदोलन दोबारा उसी रूप में, या ये हिस्सों में, टुकड़ों में बटा हुआ है? अब नगमा जी, ये किसान आंदोलन बिल्कुल भी टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है। देखिए, किसानों की मांगे पूरे देश में एक है। वो क्या है? लाभकारी मूल्य फसलों का दिलाया जाना, एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग, C2 फार्मूला, इसी तरीके से जो बकाया बिल है जितने भी, चाहे वो गन्ने के हैं चाहे बाकी चीजें हैं, प्लस किसानों की कर्ज माफी और इस तरीके से जो बिजली अधिनियम है, वो सारी चीजों की बात है। देखिए, किसान संगठन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन किसानों की मांग अलग नहीं है। और जो भी किसान संगठन जो आज जिन्होंने आज बात की है, जिन्होंने 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुलाई है, वो अगर चाहें तो भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि किसानों के सर्वाइवल का सवाल है, किसानों के संगठनों के सर्वाइवल का सवाल है। और भारत सरकार, बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम सारे लोग जो बीजेपी को डिफेंड करते हैं, वो एक बात भूल रहे हैं कि वो जिस तरीके से अभी भी जो इस अपने चैनल पे जो बहस हो रही है, वो इसको बहुत हल्के से ले रहे हैं और वो किसानों के लिए प्रोवोकेटिव भाषा यूज कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता ये तय करेंगे कि वो किस मुद्दे की मांग करें और किसकी ना करें? उनका कहना है, हेमंत अत्री जी, आप क्या मानते हैं कि क्या अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जो बात है? गिव मी 1 मिनट। नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक और सवाल पूछ रही हूं कि क्या अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जो मांग है, जैसा कि कह रहे हैं बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव की, वो सिर्फ राजनीतिक है और न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करना चाहिए किसानों को, आप क्या मानते हैं इस पर? नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी बात है नगमा जी। 120B का केस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है 120B, और इस देश के गृह राज्य मंत्री आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विस की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के खिलाफ कोई भी पुलिस का अफसर जांच कैसे कर देगा और न्याय कैसे मिल जाएगा? इसमें किसानों की मांग में गलती कहां है? और सरकार की एरोगेंस देखिए कि पूरा यूपी का चुनाव चला गया, उन्होंने इस बात पर चर्चा तक नहीं की। दिस इज हाइट ऑफ एरोगेंस। और ये अग्निवीर को हटाया ले रही है, जो अग्निवीर जो स्कीम आई है उसको खत्म करने की मांग, ये क्या किसानों के लाभ के लिए है? किसानों को है, किसान का बच्चा, वो यही मांग करेंगे। का बच्चा ही जाता है आर्मी में, 4 साल में आके क्या करेगा? वो पकोड़े तलेगा, चाय बेचेगा। अरे तो अग्निवीर को लेकर भी इसमें सवाल उठ रहे हैं, इसमें अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर भी एक मांग जुड़ गई है। तो ये नई मांगे हैं जो पिछले साल की मांगे थी उसके अलावा, और एक बार फिर आमने सामने दिख रही है किसान और सरकार। तो विश्वास की जो कमी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बनी हुई, और ऐसे में जरूर ये सवाल उठेंगे कि इसका समाधान क्या होगा।
इस वक्त हमारे पास इतना ही समय है। धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। 5 की बात में किसानों के आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर नजर आ रही है और एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हम दूसरी बड़ी खबर की। मनीष सिसोदिया ने कहा दरअसल बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है और ऑफर आया है, बीजेपी में आ जाएं तो तमाम केस माफ हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी में तो तुम आ नहीं सकते, लेकिन जेल में जरूर जाओगे। तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप महाराणा प्रताप से अपनी तुलना कर रहे हैं, जिसके ऊपर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन ले सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने घोटाला किया है तो वो जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी चिल्ला लें, वो नहीं बच पाएंगे। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाते हैं। अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी, ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने दावा ये किया है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर उन्हें बीजेपी ने अपने साथ आने का ऑफर दिया। साथ ही कहा कि अगर वो बीजेपी में आए तो उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो बंद करा दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने अहमदाबाद पहुंचने पर कही। इससे पहले सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, लेकिन मैं सर कटा लूंगा पर इनके सामने नहीं झुकूंगा। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर और 31 जगहों पर छापेमारी हुई है। इन छापों के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार जुबानी जंग चल रही है। गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए ये सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे को लेकर केजरीवाल ने आज कहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात चुनावों के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अहमदाबाद में केजरीवाल और सिसोदिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे सहयोगी शरद शर्मा वहां पर मौजूद थे। नेताओं ने इस मामले को लेकर और क्या कहा, बता रहे हैं शरद शर्मा। आज गुजरात के अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें
दोनों ने आम आदमी पार्टी के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चुनावी वादे हैं इसकी जानकारी दी, इसकी घोषणा की। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ डटकर खड़े होते नजर आए। उन्होंने यहां तक कहा कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरह के काम शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं इसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और बजाय इन पे कि ये सीबीआई रेड हो रही है, प्रधानमंत्री जी को इनको बुलाकर इनके साथ शिक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने यह भी दावा किया, ये पहला भी दावा है, ये दूसरा भी दावा है कि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनको ये कहा गया, अलग अलग संदेश उनके पास आए, ये कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाएं तो आपको हम सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास बकौल मनीष सिसोदिया बीजेपी का वो जो नेता था जो जिसने भी भिजवाया था संदेश, वो ये कह रहा था कि हमारे पास सीएम कैंडिडेट नहीं है, आप आ जाइए, हम आपको सीएम बना देंगे। तो ये जो है व्यक्ति कौन था, तो मनीष सिसोदिया ने सीधा नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये वो लोग थे, उन्होंने बताया मनीष सिसोदिया के मुताबिक उन लोगों ने ही बताया कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को हमने ज्वाइन करवाया, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को हमने ज्वाइन करवाया, उसके बाद नारायण राणे से लेकर बहुत से नेताओं की ज्वाइनिंग जो है वो हमने कराई है, जयंत पांडा की भी ज्वाइनिंग जो है हमने कराई है। उस नेता के बारे में जो है ये कहा गया। तो मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि आप उनसे ही पूछ लीजिए कि वो कौन है, इन दूसरे नेताओं से, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा से या नारायण राणे से या शुभेंदु अधिकारी से, या आखिर वो कौन है जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है। तो इस सवाल का जो है जवाब नहीं दिया कि वो व्यक्ति कौन था। साथ में ये भी सवाल पूछा गया कि आप राजपूत की बात कर रहे हैं कि राजपूत समाज नाराज है, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब समाज के लोग जो हैं वो इस घटना से नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है। इससे अभी ऐसा लग रहा है कि ये सवाल तो उठते ही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अब शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ अब जातिगत राजनीति के भी मुद्दे जो है वो उठाएगी या जातिगत राजनीति करेगी, क्योंकि ये गुजरात का रण है और गुजरात का रण जो है यहाँ पर बीजेपी से जो है आम आदमी पार्टी को चुनौती मिल रही है, जो पिछले 27 साल से सत्ता में काबिज है। अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेताओं की कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। आरोप और प्रत्यारोप जारी हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने यह कह दिया है, बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ तमाम केस वापस ले लिए जाएंगे। तो इस पर देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है और क्या आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व है। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप गली गली शराब बेच रहे हैं, महिलाएं चित्कार कर रही हैं और आप महाराणा प्रताप से अपनी तुलना कर रहे हैं जिसके ऊपर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है। मैं समझता हूं इनको जनता इनकी भाषा से समझ रही है। आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, कहां ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पवित्र आत्मा की पार्टी का सोच भी इन्होंने जो रखा है। मुझे लगता है पूरा देश, पूरी दिल्ली हंस रही है और इनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी।
और मनीष सिसोदिया जी, आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलएज लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में शराब के ठेके बांटने में घोटाले का आरोप है आम आदमी पार्टी पर और खास करके इसके केंद्र में है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो ये तस्वीरें केजरीवाल के घर के बाहर की हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो आप देख सकते हैं कि पुतले बनाकर उसकी पिटाई कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच में हाथ में तख्तियां लेकर वहां पर खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में तैनात एक एडीएम की गुंडागर्दी वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे राजधानी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और इस दौरान मैजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात पटना के एडीएम के सिंह की गुंडागर्दी देखने को मिली। एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होने के बावजूद के सिंह ने हाथ में डंडा लेकर उस पर लाठियां बरसाईं। तिरंगे का अपमान वहां खड़े पुलिस और प्रशासन के दूसरे लोग भी देख रहे थे। तिरंगे के ऊपर लाठी बरसाने वाले एडीएम के सिंह इस दौरान मीडिया से भी उलझ गए। इस बीच राज्य सरकार ने इस लाठीचार्ज की जांच के लिए कमेटी बना दी है। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। सब लोगों से हम मिल रहे हैं और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और यहाँ दिल्ली में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। जानकारी के मुताबिक छात्रों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें आधा दर्जन छात्रों को चोटें आई हैं। एबीवीपी का आरोप है कि स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ विश्वविद्यालय स्टाफ और गार्ड ने मारपीट की है। जिन छात्रों को चोट लगी है उसमें जेएनयू में एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित कुमार शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि 2 सालों से उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई थी। उसी को रिलीज करने की मांग को लेकर जेएनयू के प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहां पे स्टाफ और गार्ड्स ने उनकी पिटाई की। गुजरात दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज मुफ्त शिक्षा और इलाज की गारंटी देने का ऐलान वहां भी किया। सिसोदिया ने कहा कि गांव से शहर तक सभी सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा, साथ ही निजी स्कूलों की फीस पर भी नकेल कसी जाएगी। वहीं केजरीवाल ने सबको मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां और टेस्ट की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि हर वार्ड और गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, साथ ही शहीद होने वाले सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को 1 करोड़ की मदद भी देने का ऐलान किया है। लोग बहुत दुखी हैं,
पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। तो आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करें। पहली गारंटी स्वास्थ्य में मेरी ये है, गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने खराब होंगे कि आप जाना ना चाहें, तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा। अमीर प्राइवेट में जाना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन उन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड दिखाओ। जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। तीसरी चीज, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गांव के अंदर एक गांव का क्लिनिक खोला जाएगा और शहरों में हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा।